साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और नित्य हमारे इस क्लासेज में बने हुए होंगे और हमारे सही वीडियो को देखकर आप निश्चित रूप से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब इसी कड़ी के अंतर्गत ये हमारा 8वां सेट है। तो साथियों आप हमारी इस 8वें सेट में अंत तक बने हुए रहें। आपको वीडियो के लास्ट में कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जो VVI रैपिड रिकॉल का किया गया था, तो VVI रैपिड रिकॉल के अंतर्गत आप सभी शिक्षक साथी कॉपी कलम लेकर निश्चित रूप से बैठ गए होंगे। जो भी हमारे बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं के अंतर्गत जो है, अभी नहीं तो कभी नहीं के अंतर्गत हमारे साथ जमकर करें तैयारी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस में आउट ऑफ 100% गारंटी के साथ। तो साथियों आज VVI रैपिड रिकॉल का पहला प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न है, उसको आप देखें। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, पहला प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, किस उम्र को कहा जाता है। दूसरा है किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका उत्तर आप खटाखट लिखते चलें। ये रैपिड रिकॉल ही नाम है, ये जंबो रेस का क्वेश्चन है। तो आप इसको जो है सो जंबो स्पीड में ये हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जंबो स्पीड में ही इन सभी का उत्तर देना है और नियोजन रूपी कलंक से अपने आप को मुक्ति पाना है। या जो भी सीटेट का जो भी परीक्षार्थी अभी तक सीटेट की परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, तो निश्चित रूप से जो दिसंबर में एग्जाम होना है तो उसको अच्छे नंबरों से 120 प्लस नंबर से पास करेंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है संक्रियात्मक अवस्था है, संक्रियात्मक अवस्था है। चौथा प्रश्न है कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। हमारा 5वां प्रश्न है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। छठा प्रश्न है सीखने का आदर्श काल माना गया है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। साथियों उत्तर लिखे तुरंत। अब हमारा 7वां प्रश्न है नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का कितना वजन होता है। 8वां प्रश्न है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। साथियों 9वां प्रश्न है बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे। 10वां प्रश्न है एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। तो साथियों इस तरह ये 10 प्रश्न मैंने आपको बताया सबसे शुरुआती सेगमेंट में, और आप इन सभी का उत्तर जो है सो आप हमको लग रहा होगा कि 50% से उत्तर का ऊपर का उत्तर आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। जो हमारा बिल्कुल सबसे पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और इसका आंसर जो है सो आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। इस चलते आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। अगर किसी का उत्तर आपको नहीं मिल रहा होगा तो वीडियो के लास्ट में आपको इसका सभी का उत्तर दिया जाएगा। तो आप जो है सो निराश नहीं होंगे, आप अपने उत्तर को चेक कर लेंगे और अगर कोई उत्तर आपको गलत होगा तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको निराश नहीं होना है। आप जो है सो नित्य हमारे वीडियो को पर बने रहें, लगातार इसको सुनते रहें, तो करत करत अभ्यास हो वाला यहाँ चरितार्थ होगा और आप सारा प्रश्न को निश्चित रूप से याद कर लेंगे। तो प्रश्न पत्र की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हुए सबसे पहला प्रश्न पत्र है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कितने कोष्ठक हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठक हैं। A 10, B 60, 3 80 और चौथा 120। तो साथियों इसका जो उत्तर है सो पहला का सो चौथा नंबर इसका आंसर है, चौथा नंबर इसका आंसर है, 4 नंबर है इसका आंसर, पहला का 4 नंबर है तो 120। अब जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगी पहला A प्रतिभाशाली, B सृजनशील, तीसरा मंदबुद्धि, चौथा जड़ बुद्धि। तो साथियों इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, पहला प्रतिभाशाली। अगर कोई 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा। साथियों तीसरा नंबर प्रश्न के अंतर्गत हम प्रश्न देखते हैं जो हमारा है थार्नडाइक की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है पहला एक तत्व सिद्धांत, दूसरा द्वितत्व सिद्धांत, तीसरा बहुतत्व सिद्धांत, चौथा त्रिआयामी सिद्धांत। तो साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बहुतत्व सिद्धांत, जो आपने बिल्कुल सही लगाया है। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत।
और साथियों हम चौथा नंबर प्रश्न को चलते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। पहला मूर्ख बालक, दूसरा जड़ बालक, तीसरा पिछड़ा बालक, चौथा मंद बुद्धि बालक। तो साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा जड़ बालक। 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले को हम लोग कहते हैं जड़ बुद्धि बालक। अब साथियों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? तो पहला है विशिष्ट तत्व, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है अंतर्वस्तु, चौथा है परिणाम। साथियों तो इसका उत्तर होगा एक विशिष्ट तत्व। इसका उत्तर होगा विशिष्ट तत्व। इसका उत्तर होगा विशिष्ट तत्व। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में विशिष्ट तत्व आयाम नहीं है। अब साथियों हमारा अगला जो प्रश्न है 6 नंबर हमारा प्रश्न है, स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा अभिक्षमता, तीसरा बुद्धि, चौथा अभिप्रेरणा। तो साथियों इसका उत्तर होगा बुद्धि। बिल्कुल आपने सही बनाया है। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है बुद्धि। अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया। पहला है बहुतत्व सिद्धांत, दूसरा है त्रिआयामी सिद्धांत, तीसरा है एक तत्व सिद्धांत, चौथा है तत्व सिद्धांत। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर है दूसरा त्रिआयामी सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी जो सिद्धांत दिया उसको त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। साथियों सीडीपी का यह प्रश्न पत्र 100% नंबर की गारंटी देता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें और बिल्कुल अंत तक बने हुए रहें। तो आपको जो सीडीपी का, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, केवीएस का तैयारी कर रहे हो, एनवीएस का तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको जो है आउट ऑफ 102 में 100 आने की पूरी गारंटी है। चूँकि अलग अलग तरह का सभी प्रश्न पत्र है और जो ये प्रश्न पत्र बनाया गया है वो काफ़ी अनुभवी शिक्षक साथियों की टीम के द्वारा बनाया गया है। इसमें से एक सीटेट टॉपर स्टूडेंट हैं जो पूरे बिहार का सीटेट टॉपर थे, एक यूनिवर्सिटी टॉपर हैं और एक डीएलएड का टॉपर हैं और एक मैं हूँ और एक और शिक्षक साथी हैं। तो इसलिए सभी अनुभवी शिक्षक साथियों की टीम है जिनका लमसम किन्हीं का 10 वर्ष पुराना अनुभव है, किन्हीं का 12 वर्ष का अनुभव है। तो सभी साथी काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो पर लगातार बने हुए रहें और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। अब हम लोग 8वें प्रश्न नंबर की ओर आते हैं। 8वां नंबर हमारा प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, दूसरा 110 से अधिक, तीसरा 105 से अधिक, चौथा 100 से अधिक। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर होगा 130 से अधिक। पहला इसका उत्तर होगा प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं, पहला थॉर्नडाइक, दूसरा थर्टन, तीसरा स्पीयरमैन, चौथा थॉमसन। तो साथियों 9 नंबर का उत्तर आप सभी शिक्षक साथी निश्चित रूप से सही बनाए होंगे, यह हमारा बिल्कुल आशा है। तो इसका उत्तर है थर्टन। इसका उत्तर थर्टन है। 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मेरा 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पहला है बुद्धि संरचना सिद्धांत, दूसरा है बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, तीसरा है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, चौथा है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। तो साथियों ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आप सभी ने बिल्कुल सही बनाया होगा। इसका उत्तर है बुद्धि संरचना सिद्धांत। पहला इसका उत्तर है बुद्धि संरचना सिद्धांत, अर्थात बुद्धि संरचना सिद्धांत से गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथियों ये जो हमारा वीडियो है बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश वीडियो YouTube पर देखने को दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने सारे शिक्षक साथियों को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं सीटीपी के लिए, वो उनको आप ये शेयर करें और उनको प्रोत्साहित करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि साथियों आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में हम सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं। तो इतना तो निश्चित बनता ही है साथियों, इतना बनता है। इसलिए आप अगर इसको करेंगे तो आपको इससे भी अच्छा कंटेंट और बिल्कुल नए रूप में, नए क्लेवर में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाया जाएगा और निश्चित रूप से हम आपकी सेवा में लगातार लगे हुए रहेंगे। जो आपको मार्केट में 10-20 हज़ार रुपया में दिया जाता है
वो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और अनुभवी शिक्षक साथियों की टीम के द्वारा दिया जा रहा है, जो यहाँ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। लिया क्या जा रहा है तो ओनली फॉर एक लाइक और एक सब्सक्राइब लिया जा रहा है। तो हम आपसे एक मांगते हैं, आप 10-10 की संख्या में दें। चलिए, धन्यवाद। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 है। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसका सही बुद्धि विकल्प है। पहला 112, दूसरा 80, तीसरा 100, चौथा 125। तो साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा 125। इसका उत्तर होगा 125। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है साथियों, अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पहला है बीने, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है थर्स्टन, चौथा है थॉर्नडाइक। तो निश्चित रूप से आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही बनाया है, थॉर्नडाइक। साथियों ये जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात को बदल बदल के प्रश्न किया जा रहा है, तो आप बातों की कड़ी में नहीं फंसेंगे और जो बिल्कुल सही लगेगा आप उस सही को ही उत्तर मार के आएंगे। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं। पहला स्पीयरमैन, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा बीने व साइमन, चौथा थ्रस्टन। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर होगा थ्रस्टन। चौथा होगा इसका उत्तर थ्रस्टन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। समूहों का सही क्रम है। पहला जड़ बुद्धि, दूसरा है श्रेष्ठ बुद्धि, तीसरा है उच्च बुद्धि, अगला है प्रतिभाशाली, उसके बाद मंद बुद्धि। पहला है ये। दूसरा जो ऑप्शन है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। चौथा है श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो साथियों 14 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है और मोस्ट VVI है। इसको आप लोग निश्चित रूप से स्टार मार लेंगे। ये इस पूरे सेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। इसका 14 नंबर का उत्तर होगा दूसरा, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो सबसे पहला जो होता है सो जड़ बुद्धि माना जाता है, उसके बाद मंद बुद्धि, उसके बाद जो उससे जो ज़्यादा IQ का बच्चा होता है उसको श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं, फिर उससे ज़्यादा IQ वाले को उच्च बुद्धि, और सबसे अंत में प्रतिभाशाली होते हैं। यही IQ का आती है। तो आपको जो IQ के ऊपर वीडियो दिया जाएगा उसमें इन सभी का इन डिटेल वर्णन किया जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को चलते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। पहला बौद्धिक विकास से, दूसरा सामाजिक विकास से, तीसरा शारीरिक विकास से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सभी ने बनाया है सही, बौद्धिक विकास से। अब साथियों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पहला है एक कारक सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है बहुकारक सिद्धांत, चौथा है ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो साथियों निश्चित रूप से आपने सही बनाया है, बहुकारक सिद्धांत। तो साथियों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका VVI रैपिड रिकॉल के अंतर्गत आपको बार बार प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। तो साथियों आप हमारे वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है वो बीच बीच में बताया जाता है, इसलिए हमारे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और साथियों एक विनम्र निवेदन कि अगर आपको ये हमारा सीरीज अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें, तो इससे हमारा हौसला अफजाई होगा और काम करने की शक्ति हमारी बढ़ेगी, तो आपको और इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब हम 17 नंबर प्रश्न को चलते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है। मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला है जड़ बुद्धि, दूसरा है मूड, तीसरा है सामाजिक कार्य, चौथा है अल्प बुद्धि। तो 17 नंबर का उत्तर होगा बिल्कुल सही आपने लगाया है, असामाजिक कार्य। तीसरा है असामाजिक कार्य। अब हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न।
18 नंबर प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? पहला केंद्रीय चिंतन से, दूसरा बहुआयामी चिंतन से, तीसरा है सृजनात्मकता से, चौथा है उपयुक्त सभी से। तो बिल्कुल साथियों, आपने उपयुक्त सभी से लगाया है, चौथा है इसका उत्तर, तो आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग 19वां नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है साथियों कि विशिष्ट बालक का संबंध होता है। विशिष्ट बालक का संबंध होता है पहला शिक्षा से, दूसरा बुद्धि से, तीसरा पाठ्य सामग्री से, चौथा खेल से। तो साथियों इसका उत्तर है बुद्धि से। दूसरा इसका उत्तर है विशिष्ट बालक का संबंध होता है दूसरा बुद्धि से। साथियों बिग ब्रेकिंग के अंतर्गत आपका जो जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जीके का क्वेश्चन आप ले लें। और साथियों जो जीके का क्वेश्चन आप देंगे, इसका उत्तर जो व्यक्ति सबसे पहले हमको देंगे उनका नाम लिया जाएगा। तो साथियों आप जो है सो निश्चित रूप से सभी लोग हमारे नंबर पे भी कमेंट करें और या तो फ़ोन पे ही बता सकते हैं। तो साथियों कल जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका उत्तर अर्चना कुमारी ने दिया है। इसका उत्तर है 89.30 मीटर, 89.30 मीटर, 89.30 मीटर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका। 89.30 मीटर में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया था फिनलैंड में। अब साथियों जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न आप बने हुए रहें इस वीडियो में, आपको अगला प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर, बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु गुना 100। उसके बाद क्या होता है? तो पहला है वास्तविक आयु, दूसरा है औसत आयु, तीसरा है पारिवारिक आयु, चौथा है कोई नहीं। तो साथियों इसका जो उत्तर है वास्तविक आयु, पहला है इसका उत्तर, मानसिक आयु गुना 100 बटा वास्तविक आयु। तो इसका उत्तर होगा पहला। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न है सामान्य बालक का बुद्धिलब्धि स्तर क्या है? तो साथियों 81 से 90, दूसरा है 91 से 110, तीसरा है 71 से 80, चौथा है 111 से 120। तो साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा 91 से 110। इसका उत्तर होगा 91 से 110। साथियों बुद्धिलब्धि के विषय में आपको हम थोड़ा सा जानकारी दे दें कि बुद्धिलब्धि जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने इसे प्रतिपादित किया। बुद्धिलब्धि सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था, लेकिन उनका सूत्र अधूरा था, जिसे बाद में टर्मन ने संशोधित किया। इसलिए टर्मन को बुद्धिलब्धि मापन का जनक माना जाता है। और साथियों जो बुद्धिलब्धि का प्रकार है, बुद्धि का प्रकार है, तो जो 140 या उससे अधिक होता है उसको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। 140 या उससे अधिक को प्रतिभाशाली या जीनियस कहा जाता है। आप लिख लें साथियों कहीं पे, 140 या उससे अधिक को प्रतिभाशाली या जीनियस। दूसरा है हमारा 120 से 140, जिनका IQ 120 से 140 होगा उनको अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर कहा जाएगा। 120 से 140 वाले को अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर कहा जाएगा। साथियों 110 से 120 जिनका IQ लेवल होगा उनको श्रेष्ठ बुद्धि या सुपीरियर कहा जाएगा। 110 से 120 वाले को श्रेष्ठ बुद्धि या सुपीरियर कहा जाएगा। अब जो 90 से 110 जिनका IQ लेवल है उनको सामान्य बुद्धि कहा जाएगा। तो 90 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि कहा जाएगा, एवरेज कहा जाएगा। और जो 80 से 90 हैं उनको मंद बुद्धि कहा जाएगा। जो 80 से 90 हैं उनको मंद बुद्धि कहा जाएगा। विशेष देखने के लिए, विशेष जानने के लिए हमारे वीडियो को लगातार आप वॉच करते रहें। साथियों बुद्धिलब्धि के ऊपर रिसेंट में एक आपको इन डिटेल में वीडियो दिया जाएगा। साथियों अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर हमारा प्रश्न है बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं तो इसका उत्तर होगा पहला टर्मन महोदय। इसका उत्तर होगा पहला टर्मन महोदय। तो इस प्रश्न में ये भी VVI प्रश्न है, इस पर आप लोग मार्क कर लें, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन महोदय हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप पहला उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, दूसरा उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, तीसरा है वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, चौथा है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो साथियों इसका उत्तर होगा तीसरा, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। अब जो हमारा
24 नंबर प्रश्न है, हम 24 नंबर प्रश्न की ओर साथियों चलते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, दूसरा अशिक्षित वर्ग के लिए, तीसरा सिर्फ बच्चों के लिए, चौथा शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा साथियों अशिक्षित वर्ग के लिए। इसका उत्तर होगा 2, अशिक्षित वर्ग के लिए। साथियों हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं। हो सकता है बोलने में या प्रिंटिंग में कहीं त्रुटि हो तो निश्चित रूप से आप हमें सूचित करेंगे, तो हमें काफ़ी खुशी होगी कि आप सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं, हमारे प्रश्नों को देखते हैं, हमारे वीडियो को सुनते हैं। और जब आप कमेंट करते हैं तो साथियों हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, निश्चित रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हमारे पास कोई ऐसा टेक्निकल टीम नहीं है, हम भी आप ही की तरह शिक्षक हैं। तो ड्यूटी करने के आने के बाद फिर रात में इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हो सकता है कहीं कुछ त्रुटि हो जाया करे, तो आप जब हमको कमेंट करेंगे, बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब हम अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न को चलते हैं। हमारा जो 25 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, वह किससे प्रभावित होगी? पहला कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, दूसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, तीसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, चौथा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो साथियों निश्चित रूप से ये जो है इसका उत्तर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, इसका उत्तर होगा 2, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को चलते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर है? तो साथियों पहला है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, दूसरा है बुद्धि के वितरण पर, तीसरा है बुद्धि की वृद्धि पर, चौथा है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो साथियों निश्चित रूप से ये बुद्धि के वितरण पर है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। और साथियों बिग ब्रेकिंग के अंतर्गत जो आपसे लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है जीके का, जो टॉप क्वेश्चन है जिसकी आने की पूरी संभावना है, उसके अंतर्गत जो आज का हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का आप ध्यान से सुन लें और इसका उत्तर जो सबसे पहले देंगे उनका नाम निश्चित रूप से लिया जाएगा। और हमें काफ़ी खुशी होगी कि जब आप हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश को हराकर थॉमस कप पहली बार जीता? भारत ने किस देश को हरा के थॉमस कप जीता है पहली बार? भारत ने किस देश को हराकर थॉमस कप पहली बार जीता है? आप कमेंट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9973115257, 9973152257। दूसरा नंबर है 8581071208, 8581071208। आप और भी कुछ विशेष हमसे सहायता चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज दीजिए, आपको निश्चित रूप से सहायता किया जाएगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में बिहार के ही नहीं भारत के कोने कोने के शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। वो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, सीटेट हो गया। तो सभी में CDP का क्वेश्चन एक ही तरह का होता है। तो आप हमसे जब कुछ पूछते हैं तो आपको निश्चित रूप से मदद किया जाता है। अब जो हमारा 27 नंबर हमारा प्रश्न है वो है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? पहला तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा भाषिक बुद्धि, चौथा स्थानिक बुद्धि। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा 2 प्राकृतिक बुद्धि। इसका उत्तर होगा 2 प्राकृतिक बुद्धि। अब जो हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है, यह कथन पहला सही हो सकता है, दूसरा सही है, तीसरा बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो साथियों इसका 28 नंबर का उत्तर होगा चौथा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। साथ ही ये जेंडर से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। अब जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? पहला है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, दूसरा यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, तीसरा यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, चौथा यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है।
अब साथियों बिल्कुल अंतिम प्रश्न की हम चलते हैं। हमारा 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। तीसरा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। चौथा, समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो साथियों इसका उत्तर होगा, आपने बिल्कुल सही लगाया है, तीसरा है इसका उत्तर, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। अब साथियों हमने जो VVI रैपिड रिकॉल आपसे क्वेश्चन किया था, जो VVI रैपिड रिकॉल था, तो अभी तक जो है सो आप हमारे साथ बने हुए थे। जो ये प्रश्न का सेट था इसके लिए आपको धन्यवाद। और अब अगले कड़ी जो VVI रैपिड रिकॉल का था, तो पहला प्रश्न है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष। दूसरा हमारा प्रश्न था, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। हमारा तीसरा था प्रश्न, संक्रियात्मक अवस्था है। संक्रियात्मक अवस्था है तो साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष संक्रियात्मक अवस्था होता है। अब जो हमारा चौथा प्रश्न था, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो लंबात्मक, आप लिखें लंबात्मक। आप इसको भुला गए हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी इसको भुला गए होंगे, ये लंबात्मक है। अब जो है हमारा अगला प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। 5वां नंबर प्रश्न, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, बाल्यावस्था। अगर आपने बाल्यावस्था नहीं लिखा है तो आप अपने उत्तर को सुधार लें। हम भी शिक्षक ही हैं और काम के बोझ से दबे हुए रहते हैं, तो हम जानते हैं कि आप लोग भुला जाते हैं, दिन भर काम करके आते हैं, थक जाते हैं। इसीलिए ये रैपिड रिकॉल का सीरीज को ऐड किया गया है कि आप बार बार भूलें और हम आपको बार बार याद दिलाएं, और बार बार याद दिलाने से आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को। साथियों ये जो हम बार बार प्रश्नों को बोलते हैं, बार बार उत्तर को जो बोलते हैं, तो बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इसको कहा कि सर इस वीडियो को बार बार सुनने से हमको प्रश्न निश्चित रूप से याद होता है। हम वीडियो को चालू करके रख देते हैं और पूरे वीडियो को हम कोई भी काम करते हुए रहते हैं, घर में काम करते हुए रहते हैं, आप वीडियो को चालू कर देते हैं, सुनते हुए रहते हैं, तो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए साथियों आप भी इस टेक्निक को आजमाएं और वीडियो को चालू करके छोड़ दें और सारे प्रश्नों को सुनते हुए रहें। अब जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का वजन होता है। तो साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है, 7 पाउंड का नवजात शिशु का वजन होता है, 7 पाउंड। अब जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम। जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। अब बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं तो टर्मैन महोदय। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टर्मैन। और 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना। उत्तर है भावना संबंधी आदत। उत्तर है भावना संबंधी आदत। साथियों आप हमारे वीडियो के अंत तक बने हुए रहें और आपने इतना प्रेम से हमारे वीडियो को वॉच किया, देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप हमारे चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। आगे जो वीडियो सब आएगा वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में रहेगा। वैसा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।